क्या एक कातिल अपनी पहचान बदलकर कानून से बच सकता है? और अगर बच भी सकता है तो कब तक? आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसमें कातिल अपनी पहचान छुपाकर सालों साल तक दूसरी जिंदगी जीता रहा और अंत में अपनी एक छोटी सी गलती से कानून के हत्थे चढ़ गया। इस पूरे केस को सुलझाने की सारी क्रेडिट जाती है एक मलयाली सुपर कॉप आईपीएस दीपन भद्रा को, जिन्होंने अपनी काबिलियत से एक ऐसे केस का पर्दाफाश किया जिसे सब लोग भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ चुके थे। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 में बेंगलोर से। 42 साल का प्रवीण भटेले बेंगलोर के ओरेकल कस्टमर केयर में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर जॉब कर रहा था। उसके घर में उसकी बीवी निशा और 2 बच्चे भी रहते थे। 23 अक्टूबर 2018 प्रवीण भटेले अपनी ऑफिस में नाइट शिफ्ट कर रहा था। रात करीब 11:15 बजे ऑफिस का प्यून प्रवीण की डेस्क पर आता है और उसे बताता है कि आपसे मिलने कोई आया हुआ है और आपका इंतज़ार कर रहा है। प्रवीण अपनी डेस्क छोड़कर उस आदमी से मिलने जाता है। जाते ही प्रवीण अपना हाथ आगे बढ़ाता है हैंडशेक के लिए और अपना परिचय देता है। सामने वाला शख्स प्रवीण का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसे थोड़ा सा घुमाता है और प्रवीण की उंगलियों को देखता है। फिर वो शख्स कहता है, हेलो मिस्टर तरुण, मैं इंस्पेक्टर किरण चौधरी फ्रॉम अहमदाबाद क्राइम ब्रांच। आपका खेल ख़त्म हुआ, चलिए अहमदाबाद चलते हैं। इतना सुनते ही प्रवीण के हाथ पांव सुन पड़ने लगते हैं। पिछले 15 साल से प्रवीण ने इस नाम को सुना तक नहीं था। वो चुपचाप अपना मुंह लटकाए उस शख्स के साथ चलने लगता है। इंस्पेक्टर किरण चौधरी प्रवीण को लेकर नीचे आए तो वहां पुलिस की एक टीम ऑलरेडी खड़ी थी। ये लोग अहमदाबाद से इस आदमी को लेने बेंगलोर आए हुए थे। प्रवीण को पुलिस गाड़ी में बिठाया गया और अहमदाबाद की ओर ले जाने लगे। प्रवीण अभी तक खामोश था। पूरा रास्ता उसने बस एक ही सवाल किया, किसने धोखा दिया मुझे? कैसे पकड़ा आप लोगों ने मुझे? पर इस सवाल के पीछे की कहानी काफ़ी लंबी और 15 साल पुरानी थी। तरुण जिनराज और सजनी कृष्णन गुजरात के अहमदाबाद में रहते थे। दोनों की शादी 3 महीने पहले ही दिसंबर 2002 में हुई थी। तरुण अहमदाबाद के एक स्कूल में पीटी टीचर था, जबकि सजनी एक प्राइवेट बैंक में जॉब कर रही थी। तरुण का परिवार केरला का रहने वाला था, जो काम के सिलसिले में मध्य प्रदेश के मंदसौर में सेटल हो चुका था। जिसके बाद तरुण के छोटे भाई अरुण की अहमदाबाद में जॉब लग जाने से पूरा परिवार एमपी से गुजरात के अहमदाबाद में शिफ्ट हो जाता है। तरुण की बीवी सजनी का परिवार भी केरला से बिलोंग करता था। सजनी के घर में उसके माँ बाप के अलावा एक बड़ी बहन रजनी थी, जिसकी शादी पी के शशिधरन से हो चुकी थी। इस नाम को याद रखना, क्योंकि हमारी कहानी में इसका आगे बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है। 14 फरवरी की सुबह 7:30 बजे तरुण अपने घर से निकलता है। जाते जाते वो सजनी से कहता है कि क्यों ना आज वो अपने छोटे भाई अरुण को पार्टी के लिए घर पर बुलाए। सजनी तरुण की इस बात से राज़ी हो जाती है। सुबह 7:30 बजे तरुण अपने घर से अपने छोटे भाई के घर जाने के लिए निकलता है। इधर सजनी भी अपनी जॉब पर जाने के लिए तैयार होने लगती है। तरुण अपने छोटे भाई अरुण के घर पहुंचता है, उसे शाम की पार्टी की दावत देता है और कुछ देर तक बातचीत करता है, जिसके बाद वो वापस अपने घर की ओर निकल जाता है। जैसे ही तरुण अपने घर के दरवाजे तक पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। सभी अलमारियां खुली पड़ी थी और अंदर का सामान और कपड़े सब बिखरे पड़े थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी चोर ने घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की हो। हड़बड़ाहट में तरुण अपने बेडरूम की ओर जाता है तो देखता है कि बेडरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। जैसे ही तरुण अपने बेडरूम में दाखिल होता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। बेडरूम की फर्श पर सजनी की बेजान लाश पड़ी थी। सजनी के गले के आसपास उसी का दुपट्टा लिपटा पड़ा था। बेड पर सजनी के सोने का हार और कुछ पैसे भी पड़े हुए थे।
सजनी की ये हालत देखकर तरुण ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगता है। तरुण की चीखें सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़े हुए चले आते हैं। तरुण के घर का नज़ारा देखकर पड़ोसियों में से किसी ने फ़ोन करके पुलिस को बुला भी लिया था। मौके पर पहुंचते ही पुलिस सबसे पहले सजनी की डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट करती है। अपनी शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को यह मामला चोरी और मर्डर का मालूम पड़ता है, पर इसके बावजूद पुलिस के सामने कई सारे सवाल थे, जैसे कि अगर चोर चोरी ही करने आए थे तो सजनी के सोने का हार और पैसे चोरी क्यों नहीं करे, और तो और इतनी घनी आबादी वाले इलाके में सुबह 7-8 बजे कोई चोर कैसे चोरी करने की हिम्मत करेगा। उधर दूसरी तरफ तरुण की भी हालत रो रो कर बिगड़ती चली जा रही थी। वो बार बार रोते रोते बेहोश हो जाता था। अभी उसकी शादी हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे। अगले दिन 15 फरवरी की रात को तरुण को भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। इधर तरुण को हॉस्पिटल में एडमिट करने के दूसरे ही दिन तरुण का भाई अरुण पुलिस को फ़ोन करके बताता है कि उसका भाई तरुण हॉस्पिटल से गायब हो चुका है। इस समाचार को सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस के सामने अब इस केस की हकीकत धीरे धीरे खुलने लगती है। तरुण के बदलते बयानों से ही पुलिस को तरुण पर शक तो हो ही रहा था, पर अभी तक तरुण की हालत सही नहीं होने के कारण पुलिस तरुण का इंटरोगेशन टाले जा रही थी। वैसे में तरुण का अचानक से गायब हो जाने से पुलिस का तरुण पर शक अब यकीन में बदल चुका था। पुलिस ने तरुण के माँ बाप और भाई को अपनी कस्टडी में लिया, जिसके बाद पुलिस को तरुण की पूरी कहानी समझ में आती है। दरअसल तरुण का शादी से पहले ही पूजा नाम की एक पारसी लड़की से अफेयर चल रहा था। 4 साल तक दोनों का अफेयर चलता है, जिसके बाद जब तरुण की माँ को पूजा की कास्ट के बारे में पता चलता है तो वो पूजा के साथ तरुण की शादी कराने से इनकार कर देती है। और उसी साल 2002 में तरुण के माँ बाप तरुण की शादी सजनी कृष्णन से फिक्स कर देते हैं। सजनी से सगाई के तुरंत बाद जब तरुण अपनी गर्लफ्रेंड पूजा को अपनी सगाई और शादी के बारे में बताता है तो उसे पता चलता है कि पूजा की भी शादी किसी और से फिक्स हो चुकी थी। दिसंबर 2008 में दोनों परिवार केरला जाते हैं और वहीं पर तरुण और सजनी की शादी हो जाती है। शादी के दौरान ही सजनी और तरुण के घर वालों के बीच दहेज को लेकर कुछ बहस भी हो जाती है, और उसी दहेज की बात को लेकर तरुण की मां और उसकी बीवी के बीच के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे। इधर तरुण की शादी के 2 हफ्ते बाद ही तरुण की पूर्व गर्लफ्रेंड पूजा का तरुण पर फ़ोन आता है, जिसमें वो बताती हैं कि उसकी शादी कैंसिल हो चुकी है। तरुण ने अब सोचा कि वैसे भी उसकी बीवी के साथ उसके और उसके परिवार के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे। वैसे में वो अगर किसी तरह से सजनी से छुटकारा पा ले तो वो वापस अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर सकता है। तरुण ने सजनी से डिवोर्स के बारे में बात तक की, पर हिंदुस्तानी महिला के लिए अपनी शादी के 2-3 महीने में डिवोर्स लेना आसान काम नहीं होता। अब जब तरुण के पास अपनी बीवी सजनी से छुटकारा पाने का कोई और रास्ता नहीं बचा तो तरुण ने सजनी को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से अलविदा करने का प्लान बनाया। 14 फरवरी की सुबह 7:30 बजे तरुण अपने भाई को पार्टी पर इनवाइट करने के लिए निकला, पर अपनी ही बिल्डिंग के नीचे कुछ पड़ोसियों से बातें करने रुक गया। बात बात में उसने पड़ोसियों को ये तक बताया कि वो अपने भाई को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन की पार्टी में इनवाइट करने जा रहा है। दरअसल तरुण ऐसा करके पड़ोसियों को अपना गवाह बना रहा था। पड़ोसियों से बातें करने के बाद वो वापस मुड़कर अपने अपार्टमेंट में जाता है। सजनी अभी पैकिंग कर रही थी क्योंकि उसे अगले दिन अपनी जॉब के सिलसिले में पुणे जाना था। तरुण ने अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद किया और पैकिंग कर रही सजनी के गले को उसी के दुपट्टे से घोंटने लगा, और तब तक घोंटता रहा जब तक सजनी की मौत ना हो गई। सजनी की हत्या करने के बाद तरुण ने अपने घर का सारा सामान इधर उधर कर दिया ताकि देखने वालों को लगे कि घर में चोर घुसे थे। तरुण ने उधर रहते हुए ही अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया और उसे बताया कि मैंने रास्ते का पत्थर हटा दिया है, पर जवाब में पूजा ने कहा कि वो एक कातिल के साथ शादी नहीं कर सकती। साथ में पूजा ने तरुण को ये तसल्ली भी दी कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी।
इसके बाद तरुण अपने छोटे भाई के घर चला गया और वहां जाकर चाय नाश्ता किया। कुछ आधे घंटे तक रुकने के बाद वो वापस आया और फिर रोने का नाटक शुरू किया। पुलिस के सामने अब पूरा केस क्लियर हो चुका था, पर सबसे बड़ा सवाल अभी तक वही था, तरुण कहाँ है। पुलिस ने अपने हिसाब की हर मुमकिन कोशिश कर ली, पर तरुण का कहीं अता पता नहीं चल रहा था। दिन बीतते गए और महीने सालों में बदल गए। एक वक्त पर सेंसेशन बना सजनी मर्डर केस अब ऑलमोस्ट भूला जा चुका था, पर एक इंसान ने कभी भी इस केस को भूला नहीं था, और वो था सजनी का जीजा के शशिधरन। वैसे में साल 2015 में एक मलयाली आईपीएस ऑफिसर दीपन भद्रा की अहमदाबाद के डीवाईएसपी की पोस्ट पर नियुक्ति होती है। दीपन भद्रा अपना कार्यकाल संभालते ही सारे पुराने अनसुलझे केस को खंगालते हैं, जिसमें सजनी का केस उन्हें काफ़ी अजीब लगता है। ऊपर से सजनी के पिता और जीजा भी बार बार उनसे मिलने आया करते थे। एसपी दीपन भद्रा तरुण को ढूंढने के लिए 8 अफसरों की एक टीम बनाते हैं, जिसमें तरुण को अरेस्ट करने वाले इंस्पेक्टर किरण चौधरी भी शामिल थे। अभी तक की सारी टीम का टारगेट था तरुण जिनराज, पर डीवाईएसपी दीपन को एक बात पता थी कि हो न हो तरुण अभी तक जिंदा भी हैं और वो किसी और नाम से कहीं और रहता है। इस टीम ने तरुण के बजाय तरुण के परिवार वालों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। तरुण की मां मंदसौर में ही अपने पुराने घर में वापस रहने चली गई थी। साल 2009 में तरुण के पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अकेली ही रहती थी। पुलिस ने तरुण की मां अनम्मा के घर के ऊपर का ही फ्लैट ले लिया और अपने 2 अफसरों को अनम्मा पर निगरानी के लिए रख लिया। इन अफसरों ने अनम्मा और उनके पड़ोसियों से दोस्ती कर ली और अनम्मा की निजी जिंदगी पर नज़र रखने लगे। अनम्मा के पड़ोसियों से मिलने के बाद पुलिस को पता चला कि अनम्मा अभी तक अपने दोनों बेटों के संपर्क में रहती थी। साथ साथ पुलिस ने जब अनम्मा के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की तो पुलिस को 2 नंबर ऐसे मिले जिनके साथ अनम्मा रेगुलर बातें करती रहती थी। ये दोनों नंबर बेंगलोर के थे। पुलिस ने जब ज़्यादा छानबीन की तो पता चला कि पहला नंबर किसी 55 साल की बूढ़ी महिला का था, जो कि अनम्मा से किसी चर्च में मिली थी और उनकी दोस्ती बन गई थी। दूसरा नंबर निशा नाम की एक महिला का था। पुलिस ने जब निशा की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक की तो पता चला कि निशा के 2 बच्चे भी हैं, जिसमें से एक की उम्र 7 साल और दूसरे की उम्र 5 साल थी। हैरानी की बात ये थी कि निशा के सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में कहीं पर भी उसके पति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अहमदाबाद पुलिस ने अब अपनी एक टीम निशा और उसके परिवार के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बेंगलोर भेजी। निशा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और बेंगलोर की एक आईटी कंपनी में काम करती थी, जबकि निशा का पति प्रवीण भटेले एक कॉल सेंटर में मैनेजर था। निशा के दोस्त और परिवार से बात करने के बाद पुलिस को पता चला कि निशा का पति प्रवीण काफ़ी इंट्रोवर्ट हैं और कभी भी कोई भी इवेंट को अटेंड नहीं करता, ना ही कोई पार्टी या शादी के फोटोग्राफ्स में दिखाई देता था। शुरुआती छानबीन के बाद पुलिस की टीम वापस अहमदाबाद आ जाती है। पुलिस के पास अब एक नाम था, प्रवीण भटेले। पुलिस ने सबसे पहले प्रवीण भटेले नाम की छानबीन शुरू की तो पता चला कि अहमदाबाद की ही एक स्कूल में प्रवीण भटेले नाम से एक टीचर पीटी पढ़ाते हैं। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपना सरकारी नौकरी का सपना छोड़कर प्राइवेट स्कूल में पीटी टीचर की नौकरी कर ली। पुलिस को अब काफ़ी हद तक यकीन हो गया था कि हो न हो बेंगलोर वाला प्रवीण भटेले ही असल में तरुण जिनराज हैं, पर पुलिस को ऐसे ही सीधे प्रवीण पर हाथ डालना सही नहीं लगा। पुलिस को ज़रूरत थी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी साइन की, और यहाँ पर पुलिस की मदद की सजनी के जीजा के शशिधरन ने। शशिधरन ने याद करते हुए बताया कि प्रवीण ने शादी के वक्त उनके परिवार को बताया था कि उसे बास्केटबॉल खेलने का काफ़ी शौक था, और एक बार ऐसे ही खेलते हुए उसकी रिंग फिंगर फ्रैक्चर हो गई थी, जो कि इलाज के बाद भी टेढ़ी रह गई थी, जिसे तरुण मोड़ नहीं सकता था। पुलिस के पास अब काफ़ी सबूत थे प्रवीण उर्फ तरुण को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए। आखिरकार 25 अक्टूबर सन 2018 की रात अहमदाबाद पुलिस की एक टीम इंस्पेक्टर किरण चौधरी के साथ बेंगलोर पहुंचती है।
ये पुलिस वाले बिना वर्दी के सिविलियन ड्रेस में गए हुए थे। जब इंस्पेक्टर किरण प्रवीण भटेले से मिले और उससे हाथ मिलाया, तभी उन्होंने प्रवीण के हाथ की उंगलियों को चेक किया। प्रवीण की भी रिंग फिंगर टूटी हुई थी, जिससे इंस्पेक्टर किरण को कंफर्म हो गया कि यही तरुण जिनराज है। इसके बाद तरुण को लेकर अहमदाबाद पुलिस की टीम बेंगलोर से वापस अहमदाबाद आ गई। पूरे रास्ते में तरुण ने सिर्फ एक ही सवाल किया पुलिस से, आखिर किसने धोखा दिया मुझे? आखिर आप लोगों ने मुझे कैसे पकड़ा? पुलिस इंटरोगेशन में तरुण ने बिना कुछ ड्रामा किए सारी कहानी पुलिस को सुना दी। तरुण आज अहमदाबाद जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।